गोभी के खेत में ससुराल। काजल शादी करके अभी अभी अपने ससुराल आई थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू थी। आज उसकी पहली रसोई थी, इसलिए वो नहा धोकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, बताइए आप लोगों को क्या पसंद है, मैं खाने में वही बना दूंगी। बेटा अगर तू पसंद की बात करेगी तो घर में सभी को गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं, लेकिन गोभी के पराठे बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए मैं गोभी के पराठे नहीं बनाती। अगर तुझे बनाने हैं तो तू गोभी के पराठे बना सकती है। ठीक है, तो आज मैं खाने में गोभी के पराठे ही बना देती हूँ और साथ में रायता भी बना लूंगी। अब काजल किचन में जाती है और गोभी के बड़े स्वादिष्ट पराठे बना देती है, साथ में रायता भी बनाती है और फिर सभी को लगा देती है। सभी लोगों को गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं। तभी काजल के ससुर जी कहते हैं, बहू तुमने गोभी के पराठे बड़े स्वाद बनाए। बड़े दिनों बाद मुझे गोभी के पराठे खाने को मिले। एक तो इतने समय बाद गोभी के पराठे मिल रहे हैं, ऊपर से इतने स्वादिष्ट। वाह भाई वाह। पिताजी अगर आपको गोभी के पराठे पसंद है तो मैं अक्सर आपको गोभी के पराठे बनाकर खिला दिया करूंगी। और भाभी अगर आप गोभी के पराठे डेली बनाओगी तो एक काम करना, मेरे लिए भी बना देना। वो क्या है ना, गोभी के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है। काजल की सास कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने हंसकर बात को टाल दिया। 2 दिनों बाद काजल अपनी सास के साथ बाजार सब्जियां खरीदने गई तो बाजार में ताजी ताजी गोभियों को देखकर काजल ने अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए ना वहाँ कितनी अच्छी गोभी है और आप सभी को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो चलिए ना हम खरीद लेते हैं। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, अगर गोभी खरीदनी है तो हम गोभी ले लेते हैं। दोनों सास बहू अब गोभी के ठेले पर पहुँच जाती है और काजल ने ठेले वाले से गोभी का रेट पूछा। अरे भैया गोभी कैसे दिए? दीदी 100 रुपए की एक गोभी है। हाय दैया इतनी महंगी, अरे 100 रुपए में तो 4 दिन की सब्जी आ जाएगी। क्या करें बहन जी, गोभी बड़ी महंगी मिल रही है और आपको पता है इस समय बाजार की सबसे महंगी सब्जी है गोभी। अरे भैया रहने दे, हमें नहीं खाना गोभी, चल बहू। सास बहू सब्जियां खरीदकर घर आ जाती। घर पहुंचते ही काजल के ससुर कहते हैं, आ गई तुम दोनों सास बहू सब्जियां खरीद कर। आज तो गोभी जरूर लाई होगी ना। बहू तेरे हाथ के गोभी के पराठे बड़े स्वादिष्ट बनते हैं, तो तू ऐसा कर आज खाने में गोभी के पराठे ही बना लेना। गोभी तो मार्केट में बहुत महंगी थी पिताजी, इसलिए हम नहीं लाए। काजल की ये बात सुनकर उसके ससुर जी का मुंह तर जाता है। अब काजल और उसकी सास किचन में जाती हैं और सब्जियां बनाते हुए काजल कहती है, माँ जी आप सभी को गोभी कितनी पसंद है ना, खासतौर से बाबूजी को, लेकिन इतनी महंगी होने की वजह से हम गोभी खा ही नहीं पाते। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं गोभी की बहुत सारी डिश बनाकर आप सबको खिला सकती। काजल की बात सुनकर उसकी सास कुछ सोचते हुए बोली, बेटा एक तरीका तो है, लेकिन शायद वो तुझे अच्छा न लगे। क्या तरीका है माँ जी, बताओ तो सही। बेटा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहाँ हमारे खेत हैं। शहर में रहने की वजह से हम लोगों ने उस खेत को बटाई पर दे रखा है। इस समय तो खेतों में गोभी लगी हुई है और वहाँ पर रहने के लिए घर भी बना हुआ है। अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो हम कुछ दिनों के लिए उस घर में जाकर रह सकते हैं। माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी अब त्योहारों की छुट्टियाँ लगने वाली हैं, हम सभी को गोभी के खेत में जाकर रहना चाहिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन इस बारे में तुझे खुद अपने ससुर जी से बात करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। अरे माँ जी आप क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। अब काजल अपने पति और अपने ससुर को भी इस बात के लिए राजी कर लेती है। अगले 3 दिनों बाद से छुट्टियां शुरू थी, तो वे सभी निकल पड़ते हैं छुट्टियां मनाने गोभी के खेत में। जल्दी ही वे लोग गाँव में गोभी के खेत में बने अपने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ काजल देखती है कि वहाँ जरूरत का सारा सामान रखा है और बाहर खेत में बड़ी बड़ी गोभियाँ लगी है। काजल बाहर आती है और उन गोभियों को देख अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना यहाँ कितनी बड़ी बड़ी और ताजी गोभियाँ लगी हुई हैं, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ बेटा चल हम कुछ गोभियाँ तोड़ लेते हैं। सास और बहू दोनों कुछ गोभियाँ तोड़ लेती हैं। तभी काजल के ससुर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, गोभी के खेतों को देखकर तो जैसे मन को सुकून ही मिल गया। अब तो मुझे रोज गोभी के नए नए आइटम खाने को मिलेंगे। ये सुनकर पीछे खड़ा किशोर कहता है, हाँ पिताजी बिल्कुल सही कहा आपने, और गांव की हवा भी कितनी ताजी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सच में हम चाहे कितना ही शहर में क्यों ना रह ले, लेकिन हमें गांव को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया आप। अब जमाना चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन इंसान को कभी भी अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए, और हमने वही किया। हमारे पास इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी हम बाजार से बासी और महंगी सब्जियां खरीद कर खाया करते थे, लेकिन यहाँ देखो खेत से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर खाएंगे। उन सब की बात सुनकर अब काजल मुस्कुरा जाती है। अब काजल किचन में जाती है, फिर कुछ गोभियों को काटकर उनमें कुछ मसाले लगाकर और बेसन के घोल में डालकर उनके पकौड़े बनाती है, और कुछ गोभियों के पराठे भी बनाती है और फिर सभी को परोस देती है। सभी गोभी के पकौड़े और पराठे खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब उसकी सास कहती है,
बेटा तू सचमुच खाना बड़ा अच्छा बनाती है। नहीं माँ जी, इसमें सिर्फ मेरी तारीफ नहीं है बल्कि गोभी की तारीफ है। हमने गोभी के खेत से ताजी गोभी तोड़ी है, इसीलिए इनका स्वाद इतना अच्छा आया है। मैं तो सोच रही हूँ कि आसपास के खेत से हम कुछ हरी सब्जियाँ तोड़ लेते और रात को गोभी को मिलाकर मिक्स वेज बना लेंगे। हाँ बेटा, ये तूने ठीक कहा। अब सास बहू जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर आसपास के खेतों की तरफ घूमने के लिए निकल जाती हैं। उन्होंने हर खेत से थोड़ी थोड़ी सब्जी मांग ली, कुछ हरी मिर्च और हरी धनिया भी मांगी। फिर घर आकर सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स वेज बनाया और कुछ गोभियों में नमक लगाकर उन्हें तल लिया। रात को सब कुछ मिलाकर मिक्स वेज और ताजी गोभियों का मजा लिया और आराम करने लगे। अब सुबह सुबह सबकी नींद खुल गई। सब लोग तैयार होकर साथ में मॉर्निंग वॉक पर निकले और बहुत सारी बातें की। हर खेत को देखकर उनके तो जैसे मन खुश हो जा रहा था। तभी किशोर बोला, काजल, तुमने गांव आने का प्लान बनाकर बहुत अच्छा किया। शहर की पोल्यूशन से दूर ये हरे हरे खेत इतने अच्छे लगते हैं, माँ को कितना सुकून देते हैं। ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं। देखते ही देखते एक हफ्ते बीत गए और छुट्टियां खत्म हो गई। अब सभी ने घर जाने की तैयारी की। अपने अपने बैग लेकर सभी बाहर निकले। तभी काजल बोली, मैं कुछ गोभी तोड़कर अपने साथ रख लेती हूँ, हम शहर में जाकर उनके पराठे बनाकर खाएंगे। अब काजल ने गोभी के खेतों से थोड़ी गोभी तोड़ी और अपने साथ रख ली। फिर साथ ही वो सभी से बोली, बस मैंने तो सोच लिया है माँ जी, अब हर छुट्टियों में हम यहीं पर आएंगे छुट्टियां मनाने। और इस तरह अगली बार जाने के लिए सभी खुशी खुशी लौट गए। निधि की शादी भोलापुर गांव में हुई थी, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा करती थी। निधि विदा होकर अपने ससुराल आती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। निधि ने घूंघट में खुद से कहा, अच्छा हुआ तेज बारिश होने लग गई, अब कम से कम ससुराल की गर्मी वाले मौसम में थोड़ी सी राहत तो मिलेगी। भारी ड्रेस में होने के बाद निधि की सुहाग रात का समय होता है। वो अपने कमरे में अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक उसका पति आलोक उसके कमरे में नहीं आता। इतनी देर हो गई आलोक जी का इंतजार करते हुए, अभी तक वो कमरे में भी नहीं आए। जरा बाहर जाकर देखती हूँ कि वो क्या रहा है। निधि बाहर जाकर देखती है तो उसके ससुराल के बाहर ही उसके ससुराल वालों का खेत था। वहाँ बहुत सारी खाट रखी हुई थी और तभी उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, अच्छा हुआ निधि बहू कि तू बाहर आ गई, मैं तुझे लेने अंदर ही आ रही थी। चल बाहर खाट तैयार है, सोते हैं। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं बाहर खेतों में खाट पर सोऊंगी? मैं घर की नई नवेली बहू। माफ करना बहू, तेरी नहीं मेरी गलती है। मुझे तुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। दरअसल हमारे गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए जब भी बारिश हो तो पूरा परिवार साथ में खाट पर सोता है, वो भी खेत में, ताकि ठंडी ठंडी हवा आए और खेत की भी रखवाली हो जाए। ये बात सुनकर निधि हैरान रह गई और उसने मन में कहा, कीड़े पड़े बिचौलिए को कहाँ फंसा दिया मुझे। लगता है किसी पागलों के खानदान में आ गई हूँ। बारिश में खेतों पर सोने वाला ससुराल मिले और मुझे, अब राम ही जाने मेरा क्या होगा। निधि ऐसे ही परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो घूंघट करके सब लोगों के साथ सो जाती है। रात को तेज बारिश आने लगती है और निधि की आंख खुल जाती है। ये सब क्या मुसीबत है, इतनी तेज बारिश में भी इन लोगों की आंख नहीं खुल रही और यहाँ घूंघट में मुझे इन सब के आगे सोना पड़ रहा है और मेरे पति को हमारी सुहाग रात के बारे में पड़ी ही नहीं है। पूरी रात निधि को नींद नहीं आती। अगले दिन वो अपने घर के सारे काम निपटा लेती है। अगले दिन बारिश नहीं होती। निधि अपने कमरे में थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि आज उसे बारिश में नहीं सोना पड़ेगा और उसका पति आलोक आया और कहने लगा, अच्छा हुआ निधि कि आज बारिश नहीं हुई और हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल गया। आलोक जी, अगर आप चाहते ना तो कल भी बाहर सब लोगों को सोने देते और मेरे साथ समय बिता सकते थे, पर आप कान खोलकर सुन लो, आज मेरा आपके साथ समय बिताने का मन नहीं है। आज भी आप बाहर जाकर ही सो जाइए। निधि ये बोलकर गुस्सा होकर सो जाती है और आलोक का मुंह उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि सच में उसने निधि के साथ गलत किया। अगले दिन तेज बारिश आ रही थी और निधि ने खुद से कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बारिश में नहीं सोने वाली हूँ। कोई बात नहीं, पूरे ससुराल वालों को बाहर सोने दो, लेकिन मैं तो घर के अंदर ही सोऊंगी। निधि अब बाहर सोने से मना कर देती है। उसके ससुराल वाले खेत में बारिश में बाहर सोते हैं, लेकिन वो आराम से अपने कमरे में सोती है ताकि वो अपनी नींद पूरी कर सके। सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। वो खुशी खुशी रसोई में जाती है और रसोई में नाश्ता बनाने लगती है तो देखती है कि उसकी सास सर्दी से चीख रही थी। माँ जी, आपको मैंने मना किया था बाहर सोने के लिए। देखा, बारिश में सोने की वजह से आपको सर्दी हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। वैसे भी खेतों के पास ज्यादा ठंड होती है। तू कैसी बातें कर रही है बहू? इतने सालों से हम लोग बारिश में खेतों में ही सोते आए हैं, अचानक ही हमें ठंड लगने लग जाएगी क्या? माँ जी, पर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि बारिश में हमें खेतों में सोना पड़ता है? ये बहुत ज्यादा रिस्की है और सब लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
कई सालों पहले जब मेरे ससुर जी ने अपनी फसल उगाई थी तो तेज बारिश हो रही थी और हम सब लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी कुछ चोर आए और सारी फसल काट कर ले गए। बारिश में किसी ने उन चोरों को देखा भी नहीं, इसलिए जब भी बारिश होती है तो हमारा पूरा परिवार खेतों में सोता है और अब तो हमें इसकी आदत भी लग गई है। इससे खेतों की रखवाली भी होती है और पूरे परिवार को साथ समय बिताने का समय भी मिलता है। माँ जी, आपको बार बार मनाने और समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करिए, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्म काढ़ा बना देती हूँ। कम से कम आपका जुकाम तो ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और अगले दिन तेज आंधी आ रही थी। निधि अपने परिवार वालों के साथ खाट पर बैठी हुई अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, मुझे लगता है आज हमें अंदर जाकर सोना चाहिए। बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है। मैंने न्यूज में भी सुना है कि रात को ही आंधी बढ़ जाएगी। कोई भी भारी सामान उठकर हमें लग सकता है और फिर सुबह से माँ जी की तबीयत भी आजकल खराब रहती है। उम्र के साथ साथ शरीर भी कमजोर हो जाता है। वो बारिश और इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहू कैसी बात कर रही है? हम इतने समय से बारिश में खेत में सोते आए हैं। न ही हम लोग बीमार पड़ते हैं और न ही हमें किसी भी तरह का नुकसान होता है। धीरे धीरे तुझे भी इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी। अगर तुझे रोज की तरह अंदर सोना है तो सो जा, लेकिन हम तो बारिश में खेतों में ही सोएंगे। पापा, एक बार निधि की बात सुनकर तो देखिए, हम कमरे में भी सो सकते हैं। निधि बिल्कुल ठीक बोल रही है। क्या बात है, बहू को आए 4 दिन हुए नहीं है घर में और तू अभी से उसकी तरफदारी करने लगा और अपने बाप से बहस कर रहा है। नहीं माँ, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, हम यहीं सो जाते हैं। निधि को ये देखकर अच्छा लगता है कि पहली बार ही सही, लेकिन आलोक ने उसकी तरफ से कुछ कहा तो अब पूरा परिवार साथ में खेत में बारिश में सोया हुआ था। निधि भी अब बाहर सोने का ही फैसला लेती है। तभी अचानक आधी रात को आंधी तेज हो जाती है। निधि की आंख खुल जाती है। बाप रे, कैसा कुंभकर्ण परिवार मिला है मुझे। तेज आंधी और बारिश में भी सो रहे। कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं सो सकती। आज पूरी बारिश में मैं बैठी रहूंगी। निधि ऐसे ही बारिश और आंधी में बैठी रहती है। तभी वो देखती है कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा आंधी में उड़ते हुए आ जाता है और उसके ससुर को लगने वाला था कि तभी निधि अपना हाथ बीच में अड़ा देती है और निधि के हाथ में चोट लग जाती है। निधि के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा परिवार उठ जाता है और निधि के हाथ पर जल्दी से मलहम पट्टी करता है। अब उसके पूरे परिवार को एहसास होता है कि निधि उनकी भलाई के लिए ही बोल रही। मुझे माफ कर दो निधि बहू, मैंने तुम्हें समझा नहीं। मुझे लगा था कि तुम हमारे रस्मों और रिवाज में एडजस्ट नहीं करना चाहती, जबकि तुम तो मेरे लिए ये सब कुछ कर रही थी ताकि हमारे परिवार की तबीयत खराब ना हो और उन्हें नुकसान ना हो। अगर आज तुम ना होती तो न जाने मुझे क्या हो जाता। आप इतना परेशान क्यों होते हैं पापा जी? ये परिवार भी तो मेरा ही है और इस परिवार के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। मेरे रहते इस परिवार के लोगों को कुछ नहीं होगा। निधि, मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति हूँ और इस घर में तुम मेरे भरोसे आई हो। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए और सही गलत को समझना चाहिए। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब निधि के पूरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने आ जाती है। वो खेत में तो सोया करते, लेकिन तब जब बारिश ना आ रही हो और हल्की धीमी हवा चल रही हो। इस तरह निधि की समझदारी से उसकी समस्या हल हो जाती है और उसे बारिश में खेत में सोने वाले ससुराल की परेशानी से छुटकारा मिलता है।